Good morning, friends. Friends, today is 21st April and I welcome you all on the परिश्रम विद्यापीठ। आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में। तो स्टार्ट करने से पहले, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज बिल्डिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, राइट। आज आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, इट इज़ फॉर टुमारो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टुमारो। तो आपकी आज की मेहनत कल का भविष्य डिसाइड करती है। क्लियर है? चलिए, द कोर सेक्टर, जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है रिगार्डिंग द कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। कि हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेसिकली आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, राइट। 8 कोर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। उस पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक न्यूज़ आई कि वहाँ पे आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और कितना देखने को मिल रहा है? 0.4% आपको मार्च के क्वार्टर में देखने को मिला है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द ग्लोबल डिस्ट्रप्शन सच एज द वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया में आपको क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इस वजह से वहाँ पे डिस्ट्रप्शन है। अब इसमें मेजरली ये तो आपसे इतना नहीं पूछेगा कि कितना परसेंटेज एंड ऑल। बेसिक क्वेश्चन जो आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज होती कौन कौन सी है। तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करें, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हम क्रूड ऑयल वगैरह इम्पोर्ट करते हैं, उसको हम रिफाइन करके सेल भी करते हैं बाहर। ठीक है, और इंडिया में भी यूज़ होता है। तो उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट जो सबसे ज़्यादा है 28.4%। ठीक है, तो इंडस्ट्री 8 कोर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जो है आर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है 28%। देन इलेक्ट्रिसिटी का है 19%। स्टील का है 17%। ये आप याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीएससी पूछता है, आपको 4 नाम दे देगा, अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, द नेक्स्ट इज कोल। ठीक है, देन क्रूड ऑयल 8%, then natural gas that is 6.88%, then next is cement 5.37%, and the last is fertilizer 2.63%। तो नीचे से याद रखें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड देन क्रूड ऑयल, ये आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। ठीक है, देन मेजर कॉन्ट्र अब डिक्लाइन के पीछे मेजर कंट्रीब्यूटर क्या देखने को मिल रहा है? अब जब हम 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो मोस्टली जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है हमारा, उस इंडस्ट्रियल आउटपुट में ये कुछ 8 इंडस्ट्रीज है जो मेजर कंट्रीब्यूशन करती है इंडस्ट्रीज में, और ये बेसिक पिलर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इसलिए इनको अलग से नापा जाता है। और इनके इंडेक्स के नापने को हम कहते हैं आईआईपी, कहते हैं इनके इंडेक्स को, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसका कंट्रीब्यूशन 40.27% आपको टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर की हम बात करें डिक्लाइन की, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आ नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो इस वजह से सप्लाई कम देखने को मिल रही है। देन रिफाइनरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली वीक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम हो गई थी, एक कारण देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पे हम बात कर लें, तो ये जो है वो लोएस्ट हमको देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कब से? कोविड के पीरियड के समय से लोएस्ट प्रोडक्शन पे हम आ गए हैं। अब इसका मेजर कारण क्या है? कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जो इम्पैक्ट चल रहा है, उसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है। उस पर हम बात करें तो इट्स बेसिकली ड्यू टू द ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स एंड द एनर्जी प्राइसेस, राइट। हमको ये कारण इसके पीछे देखने को मिलते हैं, ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स एंड एनर्जी प्राइस। इसके आगे हम बात करें, नेक्स्ट इज आईआईपी। अब आईआईपी क्या है? बेसिकली इट इज़ द वीक कोर सेक्टर परफॉर्मेंस, राइट। हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से वीक कोर सेक्टर हमको देखने को मिल रहा है, विच मे नेगेटिवली इम्पैक्ट द ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर्ड बाय आईआईपी। ठीक है, इसके पहले जो मैं बताया था कि IIP is basically the index which targets or which counts the 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना ही उसको काउंट करता है। ठीक है, और इसका भी बेस ईयर चेंज हुआ है, जो है 2022 to 23, याद रखिएगा, इसका बेस ईयर भी चेंज हुआ है इसी साल। द नेक्स्ट इज अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा? शॉर्ट टर्म की बात करें तो सप्लाई शॉक और डिमांड स्लो डाउन आपको देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म पे हम बात करें तो स्ट्रक्चर और वल्नरेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी इन द एनर्जी डिपेंडेंस। ये एक मेन चीज़ आपको देखने को मिलती है। देन की फीचर्स की बात करें तो 0.4% कॉन्ट्रैक्शन जो हमने बात की वो देखने को मिल रहा है।
इसमें से मेजर डिक्लाइन स्टार्टिंग के 4 में देखने को मिल रही है, ठीक है। पोस्ट पेंडेमिक सबसे ज़्यादा है। अब इसका इम्प्लीकेशन ये आपसे मेंस के पर्सपेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इंडियन इकोनॉमी में एज सच। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होगी, जीडीपी में इमीडिएट प्रेशर आएगा। देखिए जीडीपी में भी हम 6 नंबर पे आ गए हैं अब, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगा, क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट जो होगी हमारे यहाँ पे इंडिया में वो अनसर्टेन हो जाएगी। अब इसके कुछ प्रो या कॉन्स क्या है? बेसिकली अब ये जो स्थिति आई है वो हमारे लिए अगर हम देखें तो एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आई है कि हमें समझ में आएगी किस तरीके से हम ऑयल और गैस पे निर्भर थे दूसरी कंट्रीज़ पे, अब उसको डाइवर्सिफाई भी करना है अलग अलग कंट्रीज़ में, और हमें खुद के घर में भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करना है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉन्स जो है वो याद रखने की। ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन हो रहा है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन तो रहेगा, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी तो है ही है, ठीक है। अब इसमें वे फॉरवर्ड की हम बात करें तो इट इज स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन, राइट। डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, डाइवर्सिफाई इंपोर्ट सोर्सेज। अब हमें करना क्या है इसके आगे? एक तो इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिडिल ईस्ट से ही बहुत कुछ अगर ऑयल में लगवाते हैं 40% तक, तो अब हमको उसको जैसे कि साउथ साउथ अमेरिका से, वेनेजुएला से हो गया, अफ्रीका से हो गया, ठीक है, रशिया यूएस से हो गया, तो इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, धीरे धीरे डिपेंडेंस कम करना ही है और रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होना ही है। डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ाना है और एफिशिएंसी लाना है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसमें से हम देखें तो कौन कौन से सेक्टर है जो कोर इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं, तो स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग नहीं है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए चारों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्टील का, सीमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, बैंकिंग तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। देन नेक्स्ट इज मीन्स। मीन्स की हम जब बात कर ले, मेंस क्वेश्चन की एक आपको लिख के लाना है, दिस कोर सेक्टर परफॉर्मेंस इज अ की इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, राइट। कि मेजर जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हमको वहाँ पे कोर सेक्टर जो कि 40% से ज़्यादा होल्ड करता है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम देखें इनडायरेक्टली बाकी इंडस्ट्रीज भी उन्हीं पे डिपेंडेंट होती है। तो इसका रीज़न बताना है स्लो डाउन को, और हम क्या कर सकते हैं वो सजेशन हमको देने हैं। अब इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल, अब ये आर्टिकल बहुत खूबसूरत है। अभी तक हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स देखते आए हैं, बट ये आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट चेंज के कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी दिखा रहा है। अब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कैसे? कि ये आर्टिकल बोल रहा है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो डबल कार्बन स्टोर कर सकता है 2100 तक, ठीक है, 2100 तक। अब वो डबल कार्बन सिंकेज, उसका स्टोरेज डबल कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, पानी बढ़ेगी, मॉइस्चर कंडीशन बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम बात कर लें तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि CO2 एमिशन भी बढ़ रहा है, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए CO2 ही चाहिए। तो CO2 बढ़ेगा, एमिशन बढ़ेगा, पानी ज़्यादा आएगा, तो क्या होगा? पानी ज़्यादा आएगा मतलब कई जगह पानी ज़्यादा आएगा, कई जगह सूखा पड़ेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा, CO2 ज़्यादा मिलेगा, एमिशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे कार्बन के, वहाँ पे फॉरेस्ट के बढ़ने की भी चांसेस है, और फॉरेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कार्बन सिंकेज भी, स्टोरेज भी होगी। हम देखें तो हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द 1/3 ऑफ आवर कार्बन स्टोरेज, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट हम बात करें तो इंडिया फॉरेस्ट में एक्ट एज अ मच स्ट्रॉन्गर कार्बन सिंक, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में काम कर सकता है। करेंटली अगर अभी की बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो 1/3 हमारे फॉसिल फ्यूल के एमिशन को ऑफसेट करता है, अपनी तरफ सोख करता है, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोजेक्टेड इंक्रीज की बात करें तो मोस्टली हमको 35% और 62% तक देखने को मिल सकता है, आने वाले फ्यूचर में इतना हो सकता है। अब रीजंस ऑफ इंक्रीज की बात कर लें तो रीज़न ऑफ इंक्रीज क्या हो सकता है कि भाई हायर CO2 लेवल एंड प्रेसिपिटेशन, अभी फोटोसिंथेसिस, बायोमास अक्यूमुलेशन, ये सब जो है वो आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस आपको देखने को मिल रहे हैं। द नेक्स्ट इज
क्लाइमेट चेंज इफेक्ट क्या हो सकता है? अभी राइजिंग टेम्परेचर तो ऑब्वियसली राइज होगा क्लाइमेट चेंज से, तो ग्रोइंग सीजन को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब रीजनल लेवल पे वेरिएशन की हम बात करते हैं, तो सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट गेन मतलब कहाँ पे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट देखने के चांसेस मिल सकते हैं, जहाँ पे जो जगह आज फॉर एग्जांपल सेमी एरिड या फिर एरिड है बिल्कुल राजस्थान गुजरात जैसी जगह पे, ठीक है। हिमालयन रीजन में जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे मॉडरेट ग्रोथ कम देखने को मिलेगा। अब लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी, कब कम हो सकते हैं कार्बन सिंक या स्टोरेज? अगर आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर, वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, लैंड यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिले, पेस्ट आउटब्रेक देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये कारण आपको है। देन नेक्स्ट हम बात करें तो CO2 फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट हमको बेसिकली देखने को मिलता है। अभी हायर CO2 जो होगा वो इट विल इम्प्रूव द प्लांट्स ग्रोथ एफिशिएंसी बट ओनली टू अ लिमिट। अभी देखें हम तो जो CO2 है, जो CO2 एमिशन बढ़ेगा जिस भी एमिशन सोर्स से, तो प्लांट की ग्रोथ को आगे तो बढ़ाएगा लेकिन कुछ लिमिटेड समय के लिए, एकदम ये कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो तुरंत के लिए थोड़ा हो सकता है, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी तो इसमें बनी ही रहेगी, कैसे? फॉर एग्जांपल क्लाइमेट पैटर्न सर्टेन नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और पॉलिसी मेजर्स। अब की फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली डबल कार्बन स्टोरेज हो सकता है, कार्बन सिंक का पोटेंशियल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, रीजनल वेरिएशन देखने को मिलेगी, जैसे कि राजस्थान गुजरात में ज़्यादा रहेगा और हिमालयन स्टेट्स पे वो कम रहेगा। देन क्लाइमेट ड्रिवन ग्रोथ डायनामिक आपको देखने को मिलेगा। अब इसके प्रभाव कैसे पड़ेंगे? मोस्टली इंडिया का जो हमारा कमिटमेंट है कि भाई 2030 तक हमें पर्टिकुलर कार्बन स्टोरेज करना है 1.5 बिलियन तक का, तो आपको उस पर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कार्बन न्यूट्रलिटी होगी, ठीक है। कार्बन जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना फिर सिंक भी हो रहा है, तो न्यूट्रलिटी देखने को मिलेगी। एनहेंसेस इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, तो इकोसिस्टम सर्विस एनहेंस होते देखने को मिल सकता है, और नेट एमिशन जो होगा वो बेसिकली कम होगा। तो ये कुछ आपके इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली फिर प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो नेचुरल क्लाइमेट मिटिगेशन होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस पे हम बात कर लें तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बात कर लें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज पे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव के साथ अगर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखते हैं तो आपका इसके प्लस पॉइंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज में कई बार पूछ सकता है कि भाई दोनों तरीके से आपको दोनों वे में चीज़ों को लिखना होगा। तो दोनों वे में जब चीज़ों को लिखना होगा तो आप यहाँ पे इस तरीके के क्लाइमेट चेंज के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, देन कॉन्स की बात हम करें तो कॉन्स क्या हो सकते हैं? कॉन्स बेसिकली ओवर डिपेंडेंस हमको देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट पे, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस हो रही है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, क्लाइमेट एक्सट्रीम हो रहा है, कार्बन सेचुरेशन ज़्यादा हो रहा है, पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं कि भाई पॉलिसी और मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है। तो ये कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। अब हम क्या कर सकते हैं? तो वे फॉरवर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इट स्ट्रेंथन द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। एफॉरेस्टेशन को आगे बढ़ाएगा। इट वुड प्रिवेंट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करेगा। अब क्या होगा कि अगर कार्बन का स्टोरेज बढ़ेगा, अब कार्बन का स्टोरेज बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो कार्बन स्टोरेज से बेसिकली होगा क्या? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम होगा, इफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा, ठीक है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिला है ना, फैक्टर एनहेंसेस द फॉरेस्ट कार्बन स्टोरेज। कौन कौन से फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे? सो इंक्रीज CO2 लेवल, राइट, कि CO2 लेवल आपको बढ़ते देखने को मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे CO2 लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, फॉरेस्ट फायर और लैंड यूज चेंज, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब हम मेंस क्वेश्चन की बात करें जो आप लिख के लाएंगे, टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करेंगे। फॉरेस्ट आर क्रिटिकल कार्बन सिंक्स बट कैन नॉट बी सोल सोल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, राइट। कि हम बात कर लें जो फॉरेस्ट है वो क्रिटिकल कार्बन सिंक हो सकते हैं, बट
क्लाइमेट चेंज का सोल सोल्यूशन नहीं हो सकते, राइट। क्लाइमेट चेंज अगर हम बात कर लें तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत वाइडर एस्पेक्ट है उसके। तो कार्बन सिंक जो है उसका वन ऑफ द थिंग हो सकती है, बट ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख के लानी है। और इसका आप इसके क्वेश्चंस लिख के लाएंगे, पोस्ट करेंगे तो इसको चेक करके आपको ये मिल जाएंगे। देन लर्निंग क्राइसिस, ठीक है। अभी हमारे एजुकेशन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से एजुकेशन में जब हम बात कर लें तो लैक ऑफ अर्जेंसी इन एड्रेसिंग इंडियाज लर्निंग क्राइसिस, ठीक है। अभी हम बात कर लें तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई हमको क्राइसिस देखने को मिल रहा है इंडिया के, खास करके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, क्योंकि हम देखें तो वहाँ पे जो लर्निंग की चीज़ें, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स को पढ़ भी ना पाना, सिंपल न्यूमेरिकल्स को, सिंपल नंबर सिस्टम को, न्यूमरेसी को समझ ना पाना, सॉल्व ना कर पाना, तो ये बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। और इसमें एक एनजीओ वर्क करता है और वो रिपोर्ट निकालता है, उसका नाम क्या है, प्रथम, ठीक है, प्रथम। तो उसके बेसिस पे आपको ये देखने को मिलेगा और उस एनजीओ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसको हम कहते हैं एसर रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये एसर रिपोर्ट जो है वो रूरल एरिया में, खासकर एनजीओ प्रथम जो है वो रूरल एरिया में काम करता है और ये घर डोर टू डोर आपका सर्वे करता है, ये याद रखिएगा। अभी देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर के लिए, हमारे एजुकेशन के सर्वे के लिए कोई एनजीओ प्रॉपर सर्वे हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट आती है उसमें हम बात कर लें तो वो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल लेवल पे करता है, लेकिन ये डोर टू डोर लेवल पे क्यों, क्योंकि हमारे लिटरेसी लोग स्कूल, कई लोग तो स्कूल जा नहीं रहे, तो उनका डेटा भी तो आना चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है वो अर्जेंसी की, भाई हमारे अर्जेंसी ही नहीं दिख रही, लैक ऑफ इंटेंट ही नहीं दिख रहा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी, ठीक है। अब लर्निंग क्राइसिस एग्जिस्ट, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लर्निंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है बिकॉज द चिल्ड्रन अटेंडेड स्कूल बट फेल टू एक्वायर द बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स। अभी हम बात कर लें तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो हमको स्कूल्स अटेंड तो करते देखने को मिल रहे हैं, बट वहाँ पे उनमें रीडिंग और राइटिंग की या फिर न्यूमरेसी की, अर्थमेटिक को सॉल्व करने की समझ हमको उनमें नहीं दिख रही है, वो उस पर फेल होते दिख रहे हैं। इसकी बात हमें समझनी है। अब एविडेंस फ्रॉम द एसर, अब एविडेंस क्या रहा है कि एसर सर्वे कंसिस्टेंटली शोज लो फाउंडेशनल लर्निंग लेवल स्पेशली इन द रूरल एरिया। तो जब हम रूरल एरिया की बात कर लें तो एसर सर्वे जो है वो लो फाउंडेशनल लर्निंग आपको देखने को यहाँ पे मिलती है रूरल एरिया में। ये सर्वे बता रहा है कि भाई खासकर वो रूरल एरिया में ही सर्वे करता है। अभी पॉलिसी मेकर्स एंड स्टेक होल्डर जो है वो वहाँ पे अर्जेंसी ही नहीं है। जब हमको साल दर साल 2005 से जो है वो रिपोर्ट निकाल रहा है एनजीओ प्रथम अबाउट द एसर, लेकिन पॉलिसी मेकर और स्टेक होल्डर दोनों में ही कहीं से भी अर्जेंसी हमको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर लर्निंग, फॉर एग्जांपल कि भाई सिस्टम जो है वो प्रायोरिटाइज करता है कि हमने इतने स्कूल बना दिए, हमने इतने क्लासरूम सुधार लिए, हमने इतने बच्चों को एडमिशन करवा दिया, एनरोलमेंट रेशियो 100% हो गया। अब एनरोलमेंट रेशियो तो 100% हो गया, पर उसका आउटकम कितना है, बच्चा अगर स्कूल में क्लास में बैठ रहा है और अगर कुछ सीख नहीं पा रहा, सिर्फ खाना खाने के लिए स्कूल जा रहा है, तो क्या ये सही बात है? तो लर्निंग आउटकम पे कौन ध्यान रखेगा? तो इसलिए हम बात कर लें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, नेम से एक स्कीम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसके अंदर एक स्कीम भी आई थी दैट इज कॉल्ड निपुण भारत, ठीक है। यहाँ पे निपुण भारत में भी लिटरेसी को इम्प्रूव करने की, न्यूमरेसी को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। अब इम्प्लीमेंटेशन गैप की अगर हम बात करें तो बेसिकली पॉलिसी इंटेंट, ग्राउंड लेवल, हमको ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि रूरल एरिया में खासकर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर ज़्यादा देखेंगे तो भाई वहाँ पे बच्चों में, उनमें बच्चों को सुधारने की, बच्चों को पढ़ाने की एक जो है ना कि अंदर से एक फीलिंग ही नहीं आएगी, या फिर वो ज़्यादा अपना 100% नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है आज 3 महीने यहाँ, 3 महीने वहाँ चले जाएंगे फिर।
तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर कोई है वहाँ पे तो वो उतना एफर्ट नहीं देता। तो उस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे रोल ऑफ टीचर भी हमको सही देखने को नहीं मिलता, ट्रेनिंग नहीं होती, क्लासरूम बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, गवर्नमेंट को, स्कूल को, टीचर्स को तो एक बार ब्लेम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पेरेंटल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा ही नहीं, या फिर अगर स्कूल में उसको पढ़ा के भेजा जा रहा है लेकिन घर में उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा पेरेंट्स के द्वारा कि क्या पढ़ रहा है बच्चा, क्या नहीं पढ़ रहा है, कुछ रिवीजन कर रहा है नहीं कर रहा है, होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या स्कूल में पढ़ा है, कुछ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो फिर बच्चे में वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, वो बच्चा बहुत जल्दी क्विट कर देगा। सो पेरेंट्स को इक्वल सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स आर ऑफन इक्वेट स्कूलिंग विथ लर्निंग, इग्नोरिंग एक्चुअल आउटकम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनका मतलब है कि हमारा बच्चा 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक स्कूल गया, अब उसने कितना सीखा, क्या उसको आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अवेयरनेस वहाँ पे आनी बहुत ज़रूरी है। सो फाउंडेशनल लर्निंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि सेकेंडरी चीज़ें आगे जाके इम्प्रूव हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग आउटकम्स पे हमको शिफ्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट फोकस टू लर्निंग आउटकम्स, स्ट्रेंथन टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करना है। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे हमको फोकस करना है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन इसके अलावा हम बात कर लें तो की फीचर, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। बेसिकली लर्निंग क्राइसिस डिस्पाइट दी हाई एनरोलमेंट। ठीक है, तो एक क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज एविडेंस फ्रॉम द एसर। अब एसर से हमको कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी रिकॉग्निशन बट वीक एग्जीक्यूशन। अभी इसमें हम देखते हैं कि पॉलिसी तो बनी हुई है, बहुत सी पॉलिसी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक तो जो हमारा नेशनल एजुकेशन एक्ट आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, कमेंट करके बताइए कब आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। डिफरेंट स्कीम चल रही है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें निपुण भारत ही चल रहा है, और अलग से बहुत सारी लिटरेसी स्कीम चल रही हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं देखने को मिल रहा है। ये कुछ हमारे कॉन्स देखने को मिलते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, हम इसमें देखें इम्प्लीकेशन, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इनक्वालिटी होगी, लोअर प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, पुअर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल हमको बहुत ज़्यादा पुअर देखने को मिलता है, उस लेवल पे देखने को मिलेगा। लोअर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन प्रो एंड कॉन्स की अगर हम कुछ बात करें तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स, हमको NEP 2020 की बात कर लें तो उसमें कुछ प्रोज हमको देखने को मिलते हैं कि भाई कम से कम प्रॉब्लम को समझा गया है। अब इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या है स्थिति है वो नहीं, अभी इतना ये बहुत है कि प्रॉब्लम को समझा गया है, अवेयरनेस पे फोकस किया जा रहा है, थोड़ा पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म्स को देखा जा रहा है। ठीक है, अब वीक इम्प्लीमेंटेशन इसमें हमको देखने को मिलता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, वीक कुछ देखने को मिलता है। सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज आपको देखने को मिलती है। टीचर्स कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली यहाँ पे है। पुअर असेसमेंट डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है, तो असेसमेंट डिज़ाइन भी पुअर काफ़ी देखने को है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात कर लें तो वे फॉरवर्ड में आगे की राह हम बात करें तो आपको यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिड्यूस टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लोड। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लोड हमको कम होते देखने को मिलेगा। आउटकम बेस्ड फंडिंग। ठीक है, तो फंडिंग की हम बात कर लें तो आउटकम बेस्ड देखने को मिलेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लें तो MCQ अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अभी एसर सर्वे की हम बात कर लें तो इट इज़ प्राइमरली मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसर की हम बात कर लें तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक। तो एसर का काम क्या है कि वो लर्निंग आउटकम जज करता है, मोस्टली कहाँ पे करता है, इन दी रूरल एरिया करता है। तो ये चीज़ आपको देखने को
मिलती है, ठीक है। देन टीचर्स सैलरी की हम बात करें तो टीचर्स सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल एजुकेशन, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है साथ ही साथ। तो मोस्टली टीचर्स सैलरी सैलरी पे बेसिकली वो लर्निंग आउटकम पे ही ध्यान देता है, जो कि रीडिंग और अर्थमेटिक से रिलेटेड है। मोस्टली हम देखते हैं आज भी बच्चा जो है वो बेसिक जो 8वीं कक्षा में रह के उसको 2+2 नहीं आ रहा, तो ये किस प्रकार का एजुकेशन है। और जो राइट टू एजुकेशन में पहले था कि 8वीं तक कोई बच्चे को पास फेल नहीं कर सकते, तो अब उसको भी जो है ना कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी, तो उसको भी अब जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि स्टेट अपने हिसाब से कर सकता है, उसको वो क्लॉज को हटा दिया है। सो इंडियाज एजुकेशन सिस्टम फेसेस अ लर्निंग क्राइसिस डिस्पाइट हाई एनरोलमेंट, एग्जामिन द कॉसेज एंड सजेस्ट द रिफॉर्म, ठीक है। तो इस पर हम बात कर लें तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ फेसिंग अ लर्निंग क्राइसिस, ठीक है। हमको वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस समझ में आ रहा है, क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जबकि वहाँ पे हमको हाई एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है। तो एनरोलमेंट ज़्यादा है लेकिन आउटकम कम है। क्यों? क्योंकि लोग मोस्टली मिड डे मील में खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। तो हमको रिफॉर्म्स बताने हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इन इंडियाज एलपीजी सप्लाई, ठीक है। तो अभी जो एलपीजी का क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट के कारण, उसके ऊपर ये टॉपिक है कि भाई इंडिया की जो एलपीजी है क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। वो क्यों? अभी हम बात कर लें तो मोस्टली हम 60% नियरली डिपेंडेंट है एलपीजी के इंपोर्ट पे, ठीक है। इट इज़ सप्लाई मॉडल हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में कंपैरिजन किया गया हमारा इंडिया का चाइना और जापान के साथ कि किस तरीके से चाइना और जापान आगे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को फोकस किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो इंडिया कंज्यूम अराउंड 35 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी ड्रिवन बाय स्कीम लाइक उज्ज्वला एंड दी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो हमने जो हाउस होल्ड स्कीम चलाई थी जिससे कि चीज़ें इम्प्रूव हों, ठीक है, खास करके उज्ज्वला योजना, लोगों के घर तक गैस कनेक्शन पहुँचे, तो वहाँ पे हमको 35 मिलियन टन्स जो है वो एलपीजी का यूसेज बढ़ते देखने को मिला है, और हम पहले से ही इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो आपने लोगों को घर तक गैस सिलेंडर की पहुँच तो करवा दी, बट अब उस सिलेंडर में गैस पहुँचाना भी तो जिम्मेदारी है, तो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई जापान और चाइना भी था, बट उन्होंने अपने आप की सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किए हैं, इंडिया जो कि अभी तक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो 60% जो है वो इम्पोर्ट से हमारी जो है वो ज़रूरतें पूरी होती हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड आपको देखने को मिलता है कि जितनी हमारी डिमांड है उतना आपको देखने को नहीं मिलता। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, मोस्ट इम्पोर्ट्स पास थ्रू स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, है ना। अभी सप्लाई चेन क्यों? क्योंकि मोस्टली कई ऐसे मिडिल ईस्ट की हम खासकर बात कर लें कि ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर ही रहे इतने समय से, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं और सप्लाई चेन को वल्नरेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हम बात कर ले ग्लोबल मार्केट कंसंट्रेशन की, तो लार्ज शेयर ऑफ एलपीजी एक्सपोर्ट जो है इट कम्स फ्रॉम फ्यू कंट्रीज लाइक इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रिस्क, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मोस्टली हमारा जो है वो पर्टिकुलरली फ्यू कुछ कंट्रीज से ही हमारा इंपोर्ट आ रहा है, जिससे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बढ़ते देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्लियर है। इसके अलावा हम साथ में बात करें तो प्राइस वॉलेटिलिटी भी एक इशू आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल एलपीजी अगर हम बात करें, प्राइसेस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। एक ये रीज़न भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात कर लें तो सब्सिडी बर्डन की, अब क्या हो रहा है कि फिस्कल बर्डन, अब जितना हम देखें कि एलपीजी महंगी हो रही है उतना हमारे फिस्कल बर्डन भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक ये इशू भी आपको देखने को मिलता है फिस्कल बर्डन का, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात कर लें तो हाउस होल्ड डिपेंडेंसी, एलपीजी इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड मेकिंग सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ठीक है। अभी एलपीजी अगर नहीं होगा तो कुकिंग में डिस्टर्बेंस आएगा, सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा। इंडस्ट्रियल यूसेज में डिपेंड एलपीजी का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो कुल मिला के ये इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, एक तो डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है बाहर बाहर कंट्रीज़ पे,
अब इसमें कहा गया है कि जापान की भी है, फॉर एग्जांपल 70% है, बट वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब क्या हो रहा है कि हम बात करते हैं डाइवर्सिफाई करने की। अब डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या हो गया कि आप फॉर एग्जांपल अभी 100% कोई चीज़ एक जगह से बुला रहे हो, अब आप उसको 20 40 40 भी कर दिए, तो भाई अल्टीमेटली है तो डिपेंडेंसी आपकी दूसरे देशों पे ही ना। तो हम उसको क्यों ना चेंज करें, डिपेंडेंसी को कम ही कर दें। जैसे कि हम एलपीजी को अब हम इलेक्ट्रिक चूल्हा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी फिर अगेन वही कार्बन एमिशन नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, थर्मल से, विंड से, सोलर से। तो हमें उस मॉडल पे जाना चाहिए, खासकर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मॉडल पे। क्लियर है? तो अल्टरनेटिव फ्यूल पे हमें ध्यान देना है। तो इसके मेजर फीचर्स यही है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, राइजिंग डिमांड हो रही है, वल्नरेबिलिटी प्राइसेस। इम्प्लीकेशन क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी पे यहाँ पे कंसर्न है, फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिल रहा है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन तो है ही है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लें तो क्लीन कुकिंग फ्यूल। ठीक है, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल हम इस देखो, अगर डिपेंडेंसी से हमें ये हो रहा है कि आने वाले समय में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि हमें इसके भरोसे नहीं रहना है, तो हम क्लीन कुकिंग फ्यूल के ऊपर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कि पॉजिटिव हो सकता है। वल्नरेबिलिटी हमने देख चुके हैं कि कॉन्स जो है वो वल्नरेबिलिटी, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा। अगेन वे फॉरवर्ड, ये सबसे मेन चीज़ होती है कि भाई यहाँ पे इंक्रीज डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन, एलपीजी प्रोडक्शन घर में ही बढ़ाओ, डाइवर्सिफाई इंपोर्ट सोर्स करो, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखो, और अल्टरनेटिव, ये सबसे बेस्ट है, सबसे भाई अल्टरनेटिव की तरफ मूव करो। ठीक है, इंडियाज़ एलपीजी वल्नरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, बिल्कुल सही, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन उतना अभी नहीं हो रहा है, सो 1 2 3 आर करेक्ट। आप एक मेंस का क्वेश्चन लिख के लाएंगे और टेलीग्राम में उसको भेजेंगे, दैट इज इंडियाज एलपीजी सप्लाई मॉडल रिफ्लेक्ट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी ड्यू टू इम्पोर्ट डिपेंडेंस, एनालाइज एंड सजेस्ट द मेजर्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। राइट, हमारा जो एलपीजी मॉडल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे निर्भर करता है, हम उससे किस तरह से पार पा सकते हैं और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, इसके ऊपर ये न्यूज़ है। अब ये प्राइस वॉर के ऊपर छोटा सा एक आर्टिकल है, वॉर नेचर जो चेंज हो रहा है। पहले के समय हम देखते थे कि जो हमारा वॉर लड़ी जाती थी वो ग्राउंड पे होती थी, ग्राउंड बैटल होती थी। ठीक है, बट अब ये बेसिकली हम देखें तो ये वॉरफेयर जो है वो एरियल हाई एल्टीट्यूड वॉर हो गई है। ठीक है, जैसे कि फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, इन सब का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। अब इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, इससे ये हो रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन का यूज़ करने से इसका टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले ग्राउंड पे बैटल लड़े जाते थे तो वहाँ पे कॉस्टिंग कम होती थी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने सुना होगा 2-2 हज़ार रुपए के ड्रोन से बहुत बड़े बड़े नुकसान कर दिए ईरान ने यूएसए के। ठीक है, तो इस वजह से हम देखें तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, जो वॉरफेयर है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, या फिर हम बात कर लें तो वो एस्केलेट तो हो ही गया है, बट उसका कॉस्टिंग पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके प्राइस इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब इससे खतरा क्या है, जब आप ड्रोन और मिसाइल से लॉन्च करते हो और उससे अटैक करते हो तो सिविलियन जगह पे इसका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब ग्राउंड वारफेयर होती थी, ठीक है, बॉर्डर पे, तो वहाँ पे मोस्टली हम देखें तो सिविलियंस को खतरा नहीं होता था, बट इस वॉरफेयर से सिविलियन को भी ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा इसमें टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ वॉरफेयर हो रहा है, मिलियंस पर मैनेज, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, ये हम डेली न्यूज़ देखते आ रहे हैं। ठीक है, देन इम्पैक्ट इसका अर्बन पॉपुलेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दोनों जगह ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। अभी अगर इस तरीके की वॉर होंगी तो इस तरीके की वॉर में हम क्या देखते हैं कि इस तरीके की वॉर में मोस्टली आपको ये देखने मिलता है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। अब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है कहने का मतलब क्या हो गया कि हम देखते हैं किस तरीके से, ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रोक लगी हुई तो ऑयल नहीं आ पा रहा है, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो ही रही है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्राइवेसी का भी खतरा हो जाता है। ठीक है, डेटा चोरी का खतरा हो जाता है, इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ देखने को आपको मिलती है। छोटा सा आर्टिकल था, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है,
इसके एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मॉडर्न वारफेयर ट्रेंड। ठीक है, मॉडर्न वारफेयर ट्रेंड बेसिकली एरियल और ड्रोन वारफेयर पे ही हमको देखने को मिलता है। तो मॉडर्न लेवल पे इंक्रीज एरियल एंड ड्रोन वॉरफेयर, ये मेजर चीज़ आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए, देन मेंस के हम क्वेश्चन की बात कर लें तो मॉडर्न वारफेयर इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एरियल एंड। तो अभी आपको इसके इम्प्लीकेशन बताने की भाई ग्लोबल लेवल पे इसका क्या असर पड़ता है। क्लियर है? चलिए, सो इस पे आप आंसर लिख के लाएंगे। तो आज की हमारा जो हिंदू एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में टेलीग्राम सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और हमारे एक्स्ट्रा जो बैचेस चल रहे हैं वो टेलीग्राम में आपको न्यूज़ मिल जाएगी। हमारा एक आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो फाउंडेशन से आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एक एनसीईआरटी हमारा कोर्स चल रहा है, एनसीईआरटी फ्री कोर्स चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो एनसीईआरटी फ्री कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उसमें और देख सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।